हाँ जी, कैसे हो सब। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज की वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख रहे होंगे। हमारा जो अभी का सेशन चल रहे थे वो चल रहे थे स्केड्यूलिंग के ऊपर। और पिछले वीडियो में हमने देखा था स्केड्यूलिंग बैच सिस्टम्स में कैसे होती है। और आज हम देखेंगे स्केड्यूलिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स में कैसे होती है। और बैच सिस्टम, इंटरेक्टिव सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम में फ़र्क क्या है, राइट। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। या सबसे पहले अपन ने कल देखा था कि बैच, जो आपने बैच प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग होती है जिसमें जो प्रोसेस होते हैं उनका एक बैच बना के भेजा जाता है। तो उसमें स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं, राइट। बट आज हम क्या देख रहे होंगे, आज हम देख रहे होंगे कि भाई इंटरेक्टिव प्रोसेस। क्योंकि देखो, जैसे ही आप कोई प्रोसेस स्केड्यूल करने जाते हो तो नेचर ऑफ प्रोसेस पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसमें से एक नेचर है कि प्रोसेस का नेचर क्या है, राइट, कि वो बैच है, इंटरेक्टिव है या रियल टाइम है। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो वाले प्रोसेस जो चलते हैं, ठीक है, वो वाले प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, फिर वो वेट करते हैं यूज़र के कमांड देने की, फिर दोबारा एग्जीक्यूट होता है जब वो कमांड दे देता है, ठीक है, यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली उस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट, वेट, एग्जीक्यूट, राइट। तो इसको बोलते हैं हम इंटरेक्टिव सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम क्या होता है कि जो सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कंप्लीट होने चाहिए, राइट। तो इंटरेक्टिव सिस्टम्स with which user generally interact and they wait for the user input and try to respond as soon as possible, right। रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत कम होना चाहिए इंटरेक्टिव प्रोसेस के अंदर। रियल टाइम प्रोसेस के अंदर ऐसा होता है कि वो रियल टाइम प्रोसेस है, मतलब उसमें एक टाइम होता है, उसके अंदर उन सबको कंप्लीट होना होता है, राइट। सो ये डिफरेंस है। सो प्रायोरिटी ऑफ इंटरेक्टिव प्रोसेस, ऑब्वियसली इंटरेक्टिव प्रोसेस के साथ यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं ब्राउज़र में कोई लेट सपोज कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में कोई मेरा लेट सपोज ईमेल आ रहा था, राइट, या फिर कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है डिस्क से, तो मेरा इंटरेक्टिव प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू बैकग्राउंड, राइट। सो प्रायोरिटी ऑफ इंटरेक्टिव प्रोसेस इज़ मोर देन बैच एंड लेस देन इन रियल टाइम प्रोसेस। क्योंकि रियल टाइम प्रोसेस के पास टाइम बहुत ज़्यादा अगर कम होगा तो उनको फटाफट अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। इंटरेक्टिव प्रोसेस की कुछ स्केड्यूलिंग होती है बेसिकली, जो अपना क्या करती हैं, रिस्पॉन्स टाइम को कम करती हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम हमें कम चाहिए होता है इंटरेक्टिव प्रोसेस में। तो सबसे पहली जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो है राउंड रोबिन स्केड्यूलिंग। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू परस्पेक्टिव से। राउंड रोबिन कोई भी पूछ लेता है, राउंड रोबिन एंड प्रायोरिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राउंड रोबिन में क्या होता है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस आर जनरली स्केड्यूल्ड बाय द एल्गोरिदम विच गिव लेस रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, एज पॉसिबल। जितना कम से कम रिस्पॉन्स टाइम दे उतनी अच्छी एल्गोरिदम है इंटरेक्टिव प्रोसेस के लिए। राउंड रॉबिन कुछ भी नहीं है, बारी बाय बारी प्रोसेस चलता है, बी चलता है, फिर उसके बाद एफ चलता है, जो भी आपके रनेबल्स हैं, रनेबल मतलब वो वाले प्रोसेस जो रेडी हैं चलने के लिए, राइट। तो आपकी क्यू टाइप में वो प्रोसेस पड़े रहते हैं और वो वैसे वैसे चलते जाते हैं, राइट। एवरी प्रोसेस इज गिवन अ टाइम। तो सीपीयू, क्योंकि हमने देखा था प्री एम्पशन देखा था हमने, ठीक है, जब सीपीयू एक टाइम देता है किसी प्रोसेस को चलने के लिए उसको बोलते हैं प्री एम्प्टिव स्केड्यूलिंग। और नॉन प्री एम्प्टिव देखी थी, जब तक प्रोसेस ब्लॉक नहीं हो जाता या फिर प्रोसेस पूरा चल नहीं जाता तब तक सीपीयू उसको चलने देता है, राइट। तो जब अपन अपना जो सीपीयू है उसको प्री एम्प्ट करता है, उसको टाइम देता है, उस टाइम को बोलते हैं हम क्वांटम, राइट। तो वो क्या करता है, सारे प्रोसेस को राउंड रॉबिन में करने से पहले एक क्वांटम दे देता है। अगर वो क्वांटम 10 मिली सेकेंड का है तो क्या होगा, बी 10 मिली सेकेंड तक चलेगा, ठीक है, फिर ये पीछे आ जाएगा, ए के पीछे आ जाएगा बी, फिर एफ 10 मिली सेकेंड तक चलेगा, फिर ये बी के पीछे आ जाएगा एफ, फिर डी 10 मिली सेकेंड तक चलेगा, फिर ये पीछे आ जाएगा। बट जब वो पीछे जा रहा होगा, बी चल गया, अब एफ की चलने की बारी है। तो इस प्रोसेस में, क्योंकि ये देखो बी को पहले रिसोर्सेज मिले हुए थे और वो चल रहा था, राइट, बट अब जब एफ की बारी आई तो इसको रिसोर्स देने पड़ेंगे। और बी क्योंकि अगली बार दोबारा चलेगा तो इसके रिसोर्सेज, इसका स्टेट हमें सेव करना पड़ेगा। तो बी जो भी रजिस्टर्स वो यूज़ कर रहा था, जो भी कैश थी उसकी, जो भी उसके वेरिएबल्स थे, सब हमें एक स्नैपशॉट को सेव करना पड़ेगा। और उस स्नैपशॉट को सेव करने के लिए हमें जो रिसोर्सेज लगते हैं वो भी काउंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कल को कोई क्वेश्चन आता है जो बोलते हैं कि एक क्वांटम 10 मिली सेकेंड है और कॉन्टेक्स्ट स्विच 1 मिली सेकेंड है, तो जो भी टाइम लगेगा 10 मिली सेकेंड प्रोसेस चलेगा, 1 मिली सेकेंड कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, तो 11 मिली सेकेंड लगेंगे बी को पूरा आउट होने में। और एफ, जब एफ है उसको भी रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, तो उसको भी हमें स्केड्यूल करना पड़ेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड।
तो बेसिकली प्रोसेस कीप्स ऑन रनिंग टिल द क्वांटम, जो भी सीपीयू ने क्वांटम दिया है तब तक प्रोसेस चलते रहते हैं। सीपीयू प्री एम्प्ट द रनिंग प्रोसेस एंड रन अनदर वन, या तो करंट प्रोसेस ब्लॉक हो जाए या फिर वो पूरा क्वांटम तक चल जाए। जो भी प्रोसेस चल रहा है अगर वो ब्लॉक हो गया तो भी उसको हटा के नया प्रोसेस लेके आ जाएंगे। बी ब्लॉक हो गया, इसको पीछे हटा देंगे, ठीक है, और एफ आ जाएगा, या फिर बी पूरा जो भी क्वांटम उसको दिया था उतना चल गया, ठीक है। और तीसरी भी पॉसिबिलिटी है कि क्वांटम अगर 10 मिलीसेकंड का था, बी अगर 10 मिलीसेकंड से कम लाइक 5 मिलीसेकंड में कंप्लीट हो गया तो भी उसको हटा देंगे, राइट, ऑब्वियसली। A list of runnable is maintained and when a process runs till its quantum then it got preempted and added to the end of the list. Clear? But जब देखो ये पूछ लेंगे प्रॉब्लम्स आपसे, बट द प्रॉब्लम इन राउंड रोबिन इज डिसाइडिंग द क्वांटम कितना डिसाइड करना है, एंड स्विचिंग द कॉन्टेक्स्ट जब स्विच होता है वो काफ़ी हार्ड चीज़ रहती है, राइट। एंड रनिंग द प्रोसेस गोट स्विच्ड टेक्स टाइम। मैं आपको बताया था कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड जो है वो एक टाइम लेता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सेविंग, लोडिंग रजिस्टर्स, मेमोरी मैप सेव करना, फ्लश करना, मेमोरी कैश सेव करना, ये सब जितना भी रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा था उसको हमें सेव करना पड़ेगा एक स्नैपशॉट में, एंड ये टाइम लेता है। टू रिड्यूस द स्विचिंग टाइम, हम चाहें कि कम से कम प्रोसेस स्विच हो, क्योंकि जब प्रोसेस स्विच हो रहे होंगे ना तब आपका सीपीयू यूज़ नहीं हो रहा होगा, ठीक है, आपके रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रहे होंगे, इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने होते हैं, ये आपको याद होगा। तो इसलिए हमें स्विचिंग टाइम कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्वांटम कैन बी इंक्रीज्ड, अगर हम क्वांटम इंक्रीज कर देंगे, अगर हम 1 मिली सेकेंड क्वांटम था उसको 100 मिली सेकेंड कर देंगे, जो प्रोसेस पहले 1 मिली सेकेंड चल के स्विच हो जाता था अब वो ज़्यादा देर के लिए चलेगा और स्विच लेट होगा, सो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बट द प्रॉब्लम विद क्वांटम, लार्ज क्वांटम इज, अज्यूम यूज़र हिट 10 कैरिएज रिटर्न मतलब अपने टर्मिनल में कोई प्रोसेस चल रहा है, लेट सपोज अपन टर्मिनल में प्रिंट कर रहे हैं कुछ और कंट्रोल सी मैंने दबा दिया, मतलब उसको इंटरप्ट कर दिया कि भाई बंद करो ये सब, राइट। सो द प्रॉब्लम विद लार्ज क्वांटम इज कि जब आप लेट सपोज 10 प्रोसेस चला रहे थे, 10 प्रोसेस, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आपने सारे के सारे प्रोसेस में कंट्रोल सी दबा दिया या फिर अनएक्सपेक्टेड शटडाउन करने की कोशिश की, ठीक है, तो होगा क्या, अब उसके रनेबल बनेंगे, क्योंकि हर किसी को शट डाउन करना है तो उसके रनेबल बनेंगे कि भाई ये 10 प्रोसेस हैं, इन 10 प्रोसेस को हटाना है, ठीक है। अब होगा क्या, राउंड रोबिन में अगर अपना लार्ज क्वांटम है तो पहले वाला प्रोसेस अगर ज़्यादा टाइम ले लिया शट डाउन होने में, क्योंकि देखो आपके 100 प्रोसेस हैं, लेट सपोज आपने जब शट डाउन किया, आपने मैक में देखा होगा आप कमांड क्यू दबाते जाओ सारे प्रोसेस पे, प्रोसेस बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइम पे एग्जिट होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं जिस पे अपने पहले क्यू दबाया वो पहले एग्जिट होगा, ऐसा नहीं होता अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इसमें होगा क्या राउंड रोबिन में कि सबसे पहले ये एग्जिट होगा जो पहले था क्यू में, फिर दूसरा एग्जिट होगा, फिर तीसरा, तो होगा क्या, जो लास्ट में प्रोसेस होगा ना उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जिट होने में, और यूज़र को वो इरीटेटिंग लगेगा कि भाई मैंने तो कमांड क्यू दबाए रखा था, सारे प्रोसेस एग्जिट हो गए, बस मेरा लेट सपोज म्यूजिक प्लेयर ही एग्जिट नहीं हो रहा, राइट। सो ये है कि राउंड रोबिन में आपको लार्ज क्वांटम से क्विक रिस्पॉन्स तो मिल जाएगा कुछ प्रोसेस का, है ना, कुछ प्रोसेस का ये तो मिल जाएगा क्विक रिस्पॉन्स, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपका रिस्पॉन्स टाइम हैम्पर हो जाएगा, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम अगर आप बोलोगे तो मेरे अगर 100 प्रोसेस चल रहे थे, मैंने सब पे क्विट वाला दबाया बटन, होल्ड करके रखा, तो सबका रिस्पॉन्स टाइम हैम्पर हो जाएगा यूजिंग राउंड रोबिन स्केड्यूलिंग। शॉर्ट क्वांटम में देखो कंक्लूजन क्या है, शॉर्ट क्वांटम यूज़ करोगे तो रिस्पॉन्स तो क्विक आएगा, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी, बट सीपीयू एफिशिएंसी नहीं होगी उतनी, ठीक है, यूज़र को वो नहीं दिखेगा तो यूज़र को तो अच्छा ही लगेगा देखो, बट अपना सीपीयू एफिशिएंट नहीं रहेगा क्योंकि उसके स्विच इतने ज़्यादा होंगे जिसमें सीपीयू आइडल हो जाएगा, सीपीयू यूज़ ही नहीं हो रहा होगा जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। लार्ज क्वांटम में क्या होता है, पुअर रिस्पॉन्स टाइम होगा एंड सीपीयू एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, तो ट्रेड ऑफ है, ठीक है, हर कोई चीज़ में ट्रेड ऑफ आ जाता है। सो द डिसीजन इज टू डिसाइड द क्वांटम सो दैट स्विचिंग भी कम हो, सीपीयू भी ज़्यादा यूज़ हो, ऐसा क्वांटम डिसाइड करना, ठीक है। तो ये है राउंड रोबिन स्केड्यूलिंग। दूसरा आता है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। देखो अगर अपन सेम सिस्टम की भी बात करें, हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम नहीं होती, ठीक है। अगर मैं ब्राउज़र में ब्राउज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और इंटेलिजे में कोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैं ब्राउज़र में एक्टिव हूँ तो ब्राउज़र की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर मेरा कोड भी क्यों ना चल रहा हो बैकग्राउंड में, राइट। तो रनिंग हाई प्रायोरिटी टास्क फर्स्ट मेक्स सेंस, बट हाई प्रायोरिटी टेक्स टास्क में रन इनफाइनाइटली। वो बोल रहे हैं आप क्या करो, जिसकी हाई प्रायोरिटी उसको चलाओ हमेशा, बट दिक्कत हाई प्रायोरिटी में ये है कि अगर आपके हाई प्रायोरिटी टास्क ही हमेशा चलते जाएंगे और आप हमेशा नया का नया हाई प्रायोरिटी टास्क आता जाएगा क्यू में, ठीक है, तो लो प्रायोरिटी टास्क जो सबमिट हुआ था कभी वो कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इतनी लो होगी कि बाकी हाई प्रायोरिटी टास्क ही चलते रहेंगे, राइट।
तो हमेशा अगर आप हाई प्रायोरिटी टास्क चलाओगे तो हो सकता है कुछ टास्क इन्फिनिटली वेट करते रहें। हैंस जो सेंस बनाती है चीज़ वो ये बनाती है कि आप डिक्रीज़ करो प्रायोरिटी, जो भी टास्क आप चला रहे हो उसकी डिक्रीज़ करो प्रायोरिटी बेस्ड ऑन सम टाइम, क्लॉक टिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ टास्क मेक सेंस एंड ग्रुपिंग सिमिलर प्रायोरिटी टास्क एंड रनिंग देम फर्स्ट रिड्यूस देयर प्रायोरिटी व्हेन दे रन फॉर वन क्वांटम। तो एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मेथड ये है कि आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, मल्टीपल क्यूज 4 3 2 1, ठीक है। सिमिलर प्रायोरिटी वाले एक क्यू में रख दो। जिसने ग्राफ किया उसको ये याद आ रहा होगा एडजेसेंसी लिस्ट मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे, बट ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले पहले चला दो, ठीक है, इन तीनों को, और फिर लोएस्ट प्रायोरिटी वाले चलाओ, फिर ये चलाओ। बट कैच यहाँ पे ये है कि जब ये एक प्रोसेस चलता जाएगा, ये चलेगा, एक बार चलेगा एक क्वांटम के लिए, जो भी सीपीयू ने क्वांटम दिया है हर एक प्रोसेस को, लेट सपोज वो 10 मिलीसेकंड है, तो 10 मिलीसेकंड के लिए चलेगा। फिर इसकी प्रायोरिटी जो भी थी डिक्रीज़ कर दी जाएगी बाय 1 बाय 2 वट, ठीक है। प्रायोरिटी डिक्रीज इसलिए की जाएगी क्योंकि अगर ये चल गया 10 मिलीसेकंड के लिए, ठीक है, ये पीछे चला गया, मान लो राउंड रॉबिन फैशन में ये हम चला रहे हैं, मान लो ये चला पीछे चला गया, इसकी प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा, लेट सपोज इसकी प्रायोरिटी 1000 थी और इसकी प्रायोरिटी 1 थी, ठीक है, तो 1000 वाला चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा अगर आप इसकी प्रायोरिटी कम नहीं करोगे तो। और अगर ये कंप्लीट होने में लेट सपोज 10,000 क्वांटम चाहिए इसको, ठीक है, 10,000 मिलीसेकंड चाहिए, तो ये तो पूरा प्रायोरिटी खा जाएगा नीचे वालों की, तो हमें इसकी प्रायोरिटी कम करनी पड़ेगी एट एवरी स्टेप, ठीक है। तो रन P4 ईच फॉर अ क्वांटम, तो यहाँ पे लिखा है हर कोई प्रोसेस एक क्वांटम के लिए चलाओ, उसके बाद प्रायोरिटी डिक्रीज़ करो, फिर रिकैलकुलेट करो कि क्या उसकी प्रायोरिटी, जो नया प्रोसेस हमने प्रायोरिटी डिक्रीज़ करके पीछे लगाया है राउंड रॉबिन फैशन में, क्या इसकी नई वाली प्रायोरिटी नीचे वाली प्रायोरिटी से कम है या फिर क्या कितनी है। लेट सपोज इसकी प्रायोरिटी न्यू वाली P4 से कम हो गई, तो ये P3 में हम डाल देंगे, अगर P3 से भी कम होगी P2 में डाल देंगे इस प्रोसेस को। सो दिस इज कॉल्ड रीशफलिंग अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, राइट। तो ये ऑप्शनल है, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ऊपर वाले दो ही इंपॉर्टेंट थे, दैट्स इट। अब पुराने ज़माने में क्या किया गया था, एक एडवांस शेड्यूलिंग डिस्कवर की गई थी, वो क्या थी कि अगर एक प्रोसेस को 100 क्वांटा चाहिए, लेट्स सपोज सीपीयू ने 10 मिलीसेकंड दिए एक क्वांटम को, और एक प्रोसेस है उसको 100 क्वांटा चाहिए, 100 × 10 मतलब 1000 मिलीसेकंड उसको चाहिए कंप्लीट होने में, ठीक है। सो अगर एक प्रोसेस को 100 क्वांटा चाहिए टू कंप्लीट दिस एग्जीक्यूशन, तो मल्टीपल क्यूज़ यूज़ करो। सबसे पहले उन्होंने मल्टीपल क्यूज़ यूज़ की, वेयर प्रोसेस फर्स्ट अलाउड टू रन फॉर 1 क्वांटम, मतलब क्या किया उन्होंने, एक क्यू में प्रोसेस डाल दिए प्रायोरिटी वाले, उसमें एक प्रोसेस चलाया एक क्वांटम के लिए, ठीक है। एक क्वांटम के लिए जब उसने प्रोसेस चला दिया, फिर उसने नीचे वाली क्यू एक और क्यू बनाई थी, उसमें उस प्रोसेस को मूव कर दिया। अब इसको टाइम असाइन कर दिया 2 क्वांटा, मतलब अगली बार ये जब भी चलेगा 2 क्वांटा के लिए चलेगा। अगली बार लेट सपोज चला, उसको दोबारा नीचे वाली क्यू में कर देंगे, उसको असाइन कर देंगे 4 क्वांटा, ठीक है। तो अगली बार 4 क्वांटा के लिए चलेगा, जैसे ऐसी होगा 1 2 4 8 16 आई थिंक 32, इतने में वो मोर देन 100 उसका क्वांटा कंप्लीट हो जाएगा एंड प्रोसेस चल जाएगा। इससे क्या होगा कि देखो नेक्स्ट टाइम इट वुड रन फॉर 2 क्वांटा एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब चलेगा फिर 4 क्वांटा होगा, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर अलग प्रोसेस आएगा, फिर अगली बार 8 के लिए चलेगा, 16 के लिए, 32 के लिए, टिल इट्स 100 क्वांटा कंप्लीशन। जब तक उसके 100 क्वांटा हो नहीं जाते जितने में उसको कंप्लीट होने, तब तक उसके क्वांटा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इससे एक डिग्री ऑफ फेयरनेस आ जाएगी। अगर आपका कोई प्रोसेस पहले अपन शॉर्ट टाइम के लिए चलाएं, शॉर्ट टाइम के लिए, उसको बाद उसको लार्ज टाइम देते जाएं, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उस प्रोसेस को हम पहले कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम दें और उसका टाइम बढ़ाते जाएं हम ऐसे, राइट। तो उससे होगा क्या, जो कम टाइम वाले प्रोसेस थे, जो शॉर्ट प्रोसेस थे, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे मीनवाइल, ठीक है। तो विच इज़ अ गुड अप्रोच। उसके बाद आता है शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट, अगेन ऑप्शनल है ये, क्योंकि ये सेंस नहीं बनाता। बैच सिस्टम में हमने देखा था कि भाई शेड्यूलिंग अगर हम शॉर्टेस्ट प्रोसेस जो नेक्स्ट हम मतलब प्रिडिक्ट करते थे कि कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस शॉर्टेस्ट टाइम लेगा, अगर हमें वो पता चल जाए तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, राइट। बट इंटरेक्टिव सिस्टम आर मोर लाइक रन हो, वेट करो यूज़र के लिए, यूज़र कमांड एंटर करेगा, फिर दोबारा रन हो एंड रिपीट। इंटरेक्टिव सिस्टम मतलब वही है ना कि यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ। जब यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर रहा है वो प्रोसेस या तो चल रहा होगा या आइडल होगा, राइट। सो प्रिडिक्टिंग शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि यूज़र चला रहा है उसको, यूज़र कभी भी कमांड एंटर कर सकता है। डिफिकल्ट है कि भाई कौन सा प्रोसेस जल्दी आएगा, डिपेंड्स ऑन यूज़र कमांड, राइट। बट एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस प्रोसेसेस। अगर अपन ब्राउज़र को एक प्रोसेस माने तो अपन एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि भाई पहले अगर बंदे ने कभी ब्राउज़र यूज़ किया था तो वो एक सर्च करने के बाद लिंक पे कितने टाइम में क्लिक कर देता है, ठीक है।
और उस कॉन्टेक्स्ट को हम एज भी कर सकते हैं, एजिंग कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे बोलते हैं, लेट्स सपोज अगर पहली बार जब यूज़र ने ये प्रोसेस यूज़ किया था तो उसका एस्टिमेटेड टाइम था T0 कि भाई ये प्रोसेस T0 में कंप्लीट हो जाएगा, तब हमने एस्टिमेट किया था जो भी यूज़र ने कंप्लीट किया। अब की बार नया टाइम हमने एस्टिमेट किया T1, ठीक है, T1। अब नेक्स्ट एस्टिमेशन पता कैसे आएगा, नेक्स्ट एस्टिमेशन आएगा, अब जब भी नेक्स्ट टाइम यूज़र आएगा तो मैं उसको बोलूँगा इस प्रोसेस को टाइम लगेगा A टाइम T0 प्लस 1 माइनस A T1, इतना टाइम लगेगा। अब मैं क्या करूँगा, पिछले टाइम यूज़ करते जाऊँगा जो पहले यूज़र ने मेरा टाइम लिया था इस ब्राउज़र में, राइट। इससे होगा क्या, ये फॉर्मूले से A इज़ द एजिंग फैक्टर, A इज़ द एजिंग फैक्टर। अगर A की वैल्यू लेट सपोज लेस देन 1 है तो ये ऑब्वियसली लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस समथिंग होगा तो ये T1। आपकी A की वैल्यू क्या होती है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका ओल्ड कॉन्टेक्स्ट या तो याद रखा जाएगा या जल्दी जल्दी भूलता जाएगा। कैसे, देखो अगर A की वैल्यू मैं बहुत ज़्यादा कर देता हूँ तो पुराने टाइम का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, A टाइम T0 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो सबसे पहले टाइम लगा था पुराने टाइम में उसकी वेटेज बढ़ जाएगी। बट जो अब नया टाइम जस्ट रीसेंट वाला टाइम है 1 माइनस A, क्योंकि A की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्लोज टू 1 है, तो 1 माइनस A ऑफ T1 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मेरा जो पुराना टाइम है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, जो रीसेंट टाइम है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो इसको बोलते हैं हम ओल्ड कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा देर तक याद रखना, रीसेंट कॉन्टेंट को कम देर के लिए याद रखना, ठीक है। बट अगर A की वैल्यू कम होगी, हाफ या हाफ से कम होगी, तो उससे क्या होगा, मेरा पुराना कॉन्टेक्स्ट मैं भूलता जाऊंगा, क्योंकि A टाइम T0 क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू 1 माइनस A ऑफ T1। ढंग से देखना, इसको सोच के देखना। तो आपका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट जो है, रीसेंट टाइम था, उस पर वेटेज ज़्यादा होगी, उस पर फोकस ज़्यादा होगा व्हेन कैलकुलेटिंग अ न्यू टाइम। ये आ जाएगा अपना T2, ठीक है। तो सबसे पहले ये यूज़र ने लिया T0, दूसरी बार वो कितना लेगा, A अगर 1/2 ले, A की वैल्यू 1/2 ले तो क्या होगा, दूसरी बार कितना लेगा 1/2 टाइम T0 प्लस 1 माइनस A कितना होगा, 1 माइनस A होगा 1/2 T1। तो पहली बार T0 लिया, अगली बार टाइम T1 लिया था, अब अगली बार कितना लेगा T0 डिवाइड बाई 2 प्लस T1 डिवाइड बाई 2, A की वैल्यू फिल कर दी बस। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका T2 हो गया, ठीक है। अब अगली बार उसके बाद टाइम कितना लेगा, A टाइम पिछला टाइम, ठीक है। जो A टाइम पिछला टाइम क्या था, T0 डिवाइड बाई 2 प्लस T1 डिवाइड बाई 2 प्लस A टाइम पिछला टाइम था T1 प्लस 1 माइनस A, यहाँ पे आएगा T0 डिवाइड बाई 2 प्लस T1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो A की वैल्यू 1/2 फिल करें, तो सबसे पहले उसने T0 टाइम लिया, ठीक है, अगली बार T1 टाइम लिया। अब T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 इज इक्वल टू A टाइम T0 प्लस 1 माइनस A T1, ठीक है। ये T2 आ जाएगा, जो कि आएगा आपका T0 डिवाइड बाई 2 T1 डिवाइड बाई 2। तो इसने ओल्ड कॉन्टेक्स्ट भी उतना याद रखा है, मोस्ट रीसेंट कॉन्टेक्स्ट भी उतना ही याद रखा है अप्रोक्सीमेटली। अब अगर अपन दोबारा T3 कैलकुलेट करें, यहाँ से T3 इज इक्वल टू जो भी रीसेंट टाइम है ये वाला यहाँ पे फिल कर देंगे, और जो उसके पहले था वो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो आप ये जब निकालते जाओगे तो आपका आएगा T0 डिवाइड बाई 4 T1 डिवाइड बाई 4 T2 डिवाइड बाई 4। अगर आप अभी देखोगे तो जो बहुत ज़्यादा पुराना कॉन्टेक्स्ट था उसको हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि अगर इसका सिर्फ 25% याद है, इसका सिर्फ 25% याद है, और मोस्ट रीसेंट का 50% याद है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एजिंग। तो इसको बोलते हैं, हम क्या करते हैं कि हम एस्टिमेट करते हैं यूज़र के पुराने टाइम्स को और नया टाइम कैलकुलेट करते हैं, और इसमें अपन पैटर्न देखते हैं कि भाई कैसे यूज़र बिहेव करता था, और हम इसमें एजिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शनल, ये पूरा का पूरा टॉपिक ऑप्शनल है, ये वाला शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यही है कि वी कैन सेट A अकॉर्डिंगली टू रिमेंबर ओल्ड एस्टिमेट्स फॉर लॉन्गर टाइम और लेसर टाइम डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ A। उसके बाद आता है गारंटीड शेड्यूलिंग, अगेन ये ऑप्शनल है। इसमें बस ये है कि हम जितने भी अपने पास प्रोसेस आते हैं हम उनको गारंटी दे देते हैं कि हम इन प्रोसेस को इतने टाइम में या इतने रिसोर्सेज देंगे। सो इट इज़ रिलेटेड टू प्रोमिसिंग अ यूज़र टू रन एन प्रोसेसेस विद सम परफॉर्मेंस। हम उसको बोलते हैं कि हम तुम्हें इतनी परफॉर्मेंस देंगे यूजिंग लाइक रनिंग एन प्रोसेसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल टू रन एन टास्क, वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लेट सपोज अगर आपको एन टास्क चलाने हैं ऑन 1 CPU विद 1 डिवाइड बाई एन शेयर। वो बोलता है कि अगर आपको एन टास्क है, एक CPU पे सारे टास्क चलाने हैं, तो हर एक प्रोसेस को 1 डिवाइड बाई एन शेयर ऑफ CPU मिलेगा, ठीक है। ये एस्टिमेशन है।
वी कैन कैलकुलेट हाउ मच CPU टास्क इज़ इंटाइटल टू। वो बोलता है हमें अब हर कोई प्रोसेस को कितना CPU देना है हमें पता है। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गारंटीड स्केड्यूलिंग है, हर किसी को स्केड्यूल करना ही करना है, तो हम एक रेशियो कैलकुलेट करते जाएंगे। वो रेशियो क्या होगा कि उसने कितना CPU यूज़ कर लिया है और कितना यूज़ करने को हमने उसको दिया था। 1/n मतलब जितना दिया था और करंटली कितना यूज़ कर लिया, वो उसकी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर रेशियो 0.5 आती है, रेशियो 0.5 आती है, इसका मतलब है कि उसने सिर्फ 50% यूज़ किया है, 50% यूज़ किया जितना उसको यूज़ करने को दिया था। ठीक है, रेशियो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना यूज़ किया है डिवाइड बाई जितना टोटल यूज़ करने को दिया था। अगर इसकी वैल्यू 50% है विच इज़ 0.5, तो इसका मतलब है कि अभी उसने आधा ही चीज़ यूज़ किया जो हमने उसको दी थी। तो ये तो सही है, बढ़िया है, प्रोसेस अभी कंटिन्यू कर सकता है, चल सकता है। बट अगर किसी की एट एनी टाइम प्रोसेस की रेशियो 2 हो जाती है, इसका मतलब उसने कंज्यूम कर लिया ट्वाइस द CPU जो हमने उसको दिया था। राइट, उसने ओवर कंज्यूम कर लिया। इसका मतलब स्केड्यूलर को अभी के अभी इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कराना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये उस टास्क को स्केड्यूल करेगा जिसकी रेशियो सबसे कम है, क्योंकि 2 वाले रेशियो मतलब एक प्रोसेस को ज़्यादा चला दिया है CPU ने, गारंटेड स्केड्यूलिंग है तो हर किसी को चलाना है हमें। तो अब क्या करेगा CPU, अब सिंपली CPU सबसे कम रेशियो वाला, ये 2 वाला नहीं, सबसे कम रेशियो वाला टास्क लेके आएगा, उसको चलाएगा, तब तक चलाएगा जब तक बैलेंसिंग नहीं हो जाती। ठीक है, एक की रेशियो 2.0, एक की रेशियो 1.0, एक की रेशियो 0.7, तो वो 7 वाले को उठाएगा, तब तक चलाएगा जब तक इसकी रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं हो जाती, ताकि कंपटीशन फेयर हो। सो रेशियो 2.0 मीन्स प्रोसेस कंज्यूम ट्वाइस द CPU इट वाज गिवन टू, हेंस नाउ स्केड्यूलर विल स्केड्यूल द टास्क विद द लोएस्ट रेशियो एंड मेक इट्स रेशियो मूव्ड अबव टू इट्स क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ लॉटरी स्केड्यूलिंग। अगेन ऑप्शनल है, अगर आपको क्रियोसिटी है तो ये पढ़ सकते हो, अदरवाइज पहले 2 टॉपिक ही इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स इट। राइट, लॉटरी स्केड्यूलिंग मतलब यहाँ पे हम लॉटरी टिकट्स, एक बेसिकली एनालॉजी है, हम लॉटरी टिकट्स देते हैं प्रोसेस को। ठीक है, अगर किसी प्रोसेस के पास 20 लॉटरी टिकट्स हैं, इसका मतलब है वो प्रोसेस इन अ लॉन्ग रन 20% ऑफ द CPU ऑलमोस्ट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इट इज़ सिमिलर टू प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। ऑब्वियसली प्रायोरिटी, अगर किसी को पास 40 लॉटरी टिकट्स हैं तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो जल्दी स्केड्यूल होगा। राइट, क्योंकि उसको लॉन्गर टर्म में ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं। राइट, इट इज़ सिमिलर टू प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग बट हेयर इट मेक सेंस, क्योंकि प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में अपने पास नंबर की सेंस नहीं बनती। इसमें लॉटरी को अगर अपन बोल दें कि F नंबर ऑफ लॉटरी है, तो उसका मतलब हमें पता होता है कि इन फ्यूचर इन अ लॉन्गर टाइम इसको F फ्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज मिलेंगे यूज़ करने को। ठीक है, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग जैसा ही है, बट इसके मैं यूज़ केस बताता हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हो, लेट्स सपोज क्लाइंट चल रहा है, सर्वर चल रहा है। ठीक है, क्लाइंट के पास पहले 30 टिकट्स थी और सर्वर के पास 5 टिकट्स थी। तो क्लाइंट जब सेंड रिक्वेस्ट कर रहा था, जब रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था, तो वो पहले स्केड्यूल होगा, सर्वर नहीं चलेगा, सर्वर ब्लॉक कर देंगे CPU, क्लाइंट को पहले वो चलाएगा। ठीक है, जब तक वो रिक्वेस्ट बफर होके सेंड हो नहीं जाती, तब तक क्लाइंट की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, उसके पास टिकट्स ज़्यादा होंगी। एंड प्रोसेस कैन ऑल्सो एक्सचेंज टिकट्स, प्रायोरिटी एक्सचेंज कर सकते हैं। ये हम बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर आपकी मल्टीपल क्यूज़ होती है ना, मल्टीपल क्यूज़ यहाँ पे, और ये बंदा है, ये बंदा है, इसको चलाना है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, क्लाइंट ने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी, अब सर्वर को चलाना है, तो वो अपनी प्रायोरिटी डोनेट कर सकता है, कुछ प्रायोरिटी इसको दे सकता है, इसको ऊपर ला सकता है, या तो इधर या इधर। राइट, सो जब क्लाइंट को चलाना था तो उसकी टिकट्स 30 थी और सर्वर की टिकट्स कम थी, तो क्लाइंट पहले चला, उसने अच्छे खासे रिसोर्सेज कंज्यूम करे, रिक्वेस्ट भेजी। अब क्लाइंट का कोई काम नहीं है, रिक्वेस्ट चली गई है, तो उसकी टिकट्स 0 भी हो सकती हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्लाइंट ब्लॉक भी हो सकता है। सर्वर जब तक प्रोसेस कर रहा है उस रिक्वेस्ट को, तो उसकी टिकट्स वो उसको बढ़ा सकता है, या फिर प्रायोरिटी डोनेशन बोलते हैं इसको। राइट, तो लॉटरी स्केड्यूलिंग कैन ऑल्सो, दूसरा यूज़ केस है इसको, वी कैन ऑल्सो फाइंड दिस स्केड्यूलिंग इन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस, जहाँ पे हमें अलग अलग वीडियो सर्वर सेंड कर रहे होते हैं वीडियो स्ट्रीम टू द क्लाइंट। राइट, तो वहाँ पे लेट सपोज उसको 3 स्ट्रीम सेंड करनी पड़ रही हैं, एक 10 फ्रेम पर सेकंड, एक 20 फ्रेम पर सेकंड, एक 25 फ्रेम पर सेकंड। तो जो अपने प्रोसेस 25 फ्रेम पर सेकंड सेंड करता है सर्वर से, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो सबसे, अगर आपका 3 स्ट्रीम चल रही है 10 से 60 फ्रेम पर सेकंड, तो 60 FPS का जो लैग होगा वो सबसे ज़्यादा नोटिस होगा। राइट, सो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कर सकते हैं, 3 प्रोसेस को इस रेशो में दे सकते हैं 10 20 25। ठीक है, एक को 10, एक को 20, एक को 25। इससे क्या होगा कि उनके रिसोर्सेज कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू देयर सम नंबर एडजस्ट हो जाएंगे। तो 25 वाले को ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, वो अच्छे से सेंड कर पाएगा चीज़ें। तो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग
एक नंबर के बेस पे भी की जा सकती है, जिस नंबर को हम बोल रहे हैं लॉटरी। ठीक है, इतना समझ आ गया। एंड यही है आपका लॉटरी स्केड्यूलिंग, एंड इसके यूज़ केस काफ़ी अच्छे हैं अगर आप इसको प्रायोरिटी डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फेयर शेयर स्केड्यूलिंग। इट इज़ लाइक नथिंग न्यू। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अभी तक जो हम सोच रहे थे कि एक कंप्यूटर में, एक मशीन में सिर्फ एक यूज़र है, हर एक प्रोसेस का एक यूज़र ओनर है। बट फेयर शेयर शेड्यूलिंग में मतलब ये है कि एक कंप्यूटर में मल्टीपल यूज़र है, एक सर्वर को मल्टीपल यूज़र कंज्यूम कर रहे हैं, तो हर एक यूज़र को कुछ CPU मिलेगा। अगर हम मान लें 50-50% दोनों को मिला है, ठीक है, यूज़र 1 को भी 50% रिसोर्सेज मिले हैं, यूज़र 2 को भी 50% रिसोर्सेज मिले हैं। अब शेड्यूलिंग थोड़ी सी बदल जाएगी एंड मिक्सचर ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूज़ हो सकता है। कैसे, देखो, इन अर्लियर शेड्यूलिंग वाज अज्यूम्ड ओनली वन पर्सन एज द ओनर ऑफ ऑल प्रोसेस। हमने ये अज्यूम किया था कि भाई जितने भी प्रोसेस हैं उसका एक ही यूज़र ओनर है। बट वट इफ़ मल्टीपल यूज़र्स हैव शेयर्ड रिसोर्सेज, अगर मल्टीपल यूज़र एक ही क्लाउड पे सर्वर को यूज़ कर रहे हैं तो शेड्यूलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लेट सपोज यूज़र 1 को 4 टास्क चलाने हैं, उसने 4 रनेबल प्रोसेस सबमिट किए, यूज़र 2 ने सिर्फ एक टास्क सबमिट किया, CPU दोनों के पास 50-50% है, तो कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चलेगी? पॉसिबल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है राउंड रॉबिन। किस फैशन में? पहले एक टास्क चलेगा यूज़र 1 का, फिर दूसरे यूज़र का चलेगा, फिर पहले यूज़र का चलेगा, फिर दूसरे यूज़र का चलेगा, फिर पहले का दूसरे का, पहले का दूसरे का, क्योंकि 50% CPU हमने उनको दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम फेयर शेयर शेड्यूलिंग। और यहाँ पे हमने राउंड रॉबिन की एग्जांपल ली है। हो सकता है, कैसे हो सकता है कि ABCD में हाई प्रायोरिटी टास्क है, ठीक है, और E का टास्क ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, और CPU शेयर है लेट्स सपोज 70-30, ठीक है। तो यूज़र 1 के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, यूज़र 2 के पास कम रिसोर्सेज हैं, और यूज़र 1 की प्रायोरिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की क्यू ऐसी बन सकती है जिसमें 3 टास्क लेट्स सपोज ऊपर हो ABC, ठीक है, और नीचे एक D हो, और E का जो यूज़र 2 है उसका टास्क सबसे नीचे हो, क्योंकि एक तो इसको रिसोर्सेज कम मिले हुए हैं, ठीक है, और दूसरा इसकी प्रायोरिटी भी कम है। तो ये वाली शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ पे यूज़ हो सकती है। सो देयर आर मल्टीपल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स दैट कैन बी कंबाइंड और मे बी यूज्ड बेस्ड ऑन द CPU शेयर बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स। तो जो आप क्लाउड पे मशीन्स देखते हो, सर्वर्स देखते हो, है ना, जो आप क्लाउड पे मशीन, उसको मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। अगर आपका शेयर्ड वर्चुअल मशीन है तो उसमें आपका रिसोर्सेज डिवाइडेड होंगे और आपको उस हिसाब से स्केड्यूल किया जाएगा आपको प्रोसेस को एज कर्नल के द्वारा, राइट। सो ये था हमारा इंटरेक्टिव प्रोसेस की स्केड्यूलिंग। रियल टाइम प्रोसेस की स्केड्यूलिंग ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, और उससे ज़्यादा नहीं है, और उसमें अपना स्केड्यूलिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अपने फाइल इंक्रिप्टर पर दोबारा आएंगे और फिर हम अपना टास्क स्केड्यूलर एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे फाइल इंक्रिप्टर को कंप्लीट करने के बाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ट्विटर पे शेयर कर देना। थैंक्स।